ओएमआर शीट खाली छोड़ी फिर भी सिलेक्शन हो गया। पेपर नहीं दिया लेकिन नियुक्ति मिल गई। ज्यादा नंबर वाला रिजेक्ट कर दिया, कम नंबर वाला सिलेक्ट कर लिया। भारत का सबसे बड़ा शिक्षक भर्ती घोटाला। दी पैम्फलेट प्रस्तुत करता है बंगाल का शिक्षक भर्ती घोटाला। नमस्कार दोस्तों, पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव ने रफ्तार पकड़ ली है। बीजेपी के बाद अब टीएमसी ने अपने उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। इस लिस्ट में सबसे पहले नंबर पर परेश चंद्र अधिकारी का नाम लिखा है। इन्हें कूच बिहार जिले की मैकलीगंज सीट से टिकट दिया गया है। मजे की बात यह है कि ये वही परेश चंद्र अधिकारी हैं जो शिक्षक भर्ती घोटाले के समय मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर स्कूल एजुकेशन थे। इससे भी बड़ी बात यह है कि इन पर आरोप लगा था कि इन्होंने अपनी बेटी अंकिता अधिकारी को एसएससी स्कैम के थ्रू भर्ती कराया था। कोर्ट के आदेश के बाद इनकी बेटी को पोस्ट से इस्तीफा देना पड़ा था, सैलरी तक वापस लौटानी पड़ी। ऐसे में आइए इस विशेष डॉक्यूमेंट्री में समझते हैं कि क्या है शिक्षक भर्ती घोटाला या एसएससी स्कैम, जो पिछले लगभग 12 वर्षों से पश्चिम बंगाल की राजनीति का बड़ा मुद्दा बना हुआ है। बात 2014 की है। पश्चिम बंगाल स्कूल सेवा आयोग या फिर वेस्ट बंगाल स्कूल सर्विस कमीशन, जिसे आमतौर पर वेस्ट बंगाल एसएससी या फिर WBSSC कहते हैं, इस कमीशन ने क्लास 9th, 10th, 11th और 12th के लिए असिस्टेंट टीचर्स और शिक्षा विभाग से संबंधित ग्रुप सी और ग्रुप डी के नॉन टीचिंग स्टाफ समेत कुल 24,640 पदों पर भर्ती का ऐलान किया। 2 साल बाद 2016 में परीक्षा आयोजित कराई गई। क्लास 9th और 10th के असिस्टेंट टीचर्स के 12,905 पदों के लिए और क्लास 10th और 12th के असिस्टेंट टीचर्स के 5,712 पदों के लिए भर्ती हुई। इसमें ग्रुप सी के अंतर्गत 2,067 नॉन टीचिंग स्टाफ के पदों के लिए और ग्रुप डी के अंतर्गत 3,956 नॉन टीचिंग स्टाफ के पदों के लिए परीक्षा आयोजित कराई गई। कुल मिलाकर 24,640 पदों के लिए एग्जाम हुआ। ये नंबर याद रखिए। अब ध्यान से देखिए, 2014 में भर्ती का ऐलान किया गया, 2016 में परीक्षा आयोजित करा दी गई। इसके बाद असली खेल शुरू होता है। WBSSC ने OMR शीट स्कैन करने का काम न्यासा कम्युनिकेशन प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी को दिया था। इस कंपनी का नाम भी याद रखिए। आमतौर पर होता यह है कि एग्जाम के बाद नंबर्स के साथ इंटरव्यू के लिए सिलेक्टेड कैंडिडेट की एक कॉमन लिस्ट वेबसाइट पर अपलोड कर दी जाती है, लेकिन इस भर्ती परीक्षा में ऐसा नहीं किया गया, बल्कि हर एक कैंडिडेट को वेबसाइट पर लॉगिन करवाया गया और वहां प्राइवेटली उन्हें बताया गया कि उन्हें इंटरव्यू के लिए बुलाया गया है या फिर नहीं। इस तरह गुपचुप इंटरव्यू हुआ और इसके बाद फाइनल लिस्ट WBSSC ने वेबसाइट पर अपलोड कर दी। मजे की बात यह है कि इस फाइनल लिस्ट में भी कैंडिडेट के नंबर डिस्प्ले नहीं किए गए, बल्कि उन कैंडिडेट्स के नाम दिए गए जो कि पैनल में थे और जो वेटिंग लिस्ट में थे। बड़ी बात यह है कि ये रिजल्ट आने से पहले ही परीक्षा को लेकर मामला कोर्ट में चला गया। दरअसल दिसंबर 2016 में बैशाखी भट्टाचार्य नाम की कैंडिडेट ने कलकत्ता हाईकोर्ट में पश्चिम बंगाल सरकार के विरुद्ध एक केस दायर कर दिया। याचिका में कहा गया कि WBSSC ने उन्हें परीक्षा में एज रिलैक्सेशन नहीं दिया। कलकत्ता हाईकोर्ट ने बाद में जो बड़ा स्कैम पकड़ा, उसकी लीड इसी बैशाखी भट्टाचार्य के केस से मिली थी। बंगाल के कैश फॉर जॉब स्कैम, SSC स्कैम या फिर शिक्षक भर्ती घोटाले में ये पहला केस था, जबकि बाद में मामला पार्थो चटर्जी, अर्पिता मुखर्जी, परेश चंद्र अधिकारी और तमाम टीएमसी नेताओं से होते हुए CM ममता बनर्जी तक पहुंच गया। कैसे, इस पर बात करेंगे। उससे पहले समझते हैं कि शिक्षक भर्ती घोटाले का खुलासा हुआ कैसे। देखिए, 2016 में एग्जाम के बाद सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को नौकरी दे दी गई, लेकिन मामला खत्म नहीं हुआ। अलग अलग स्थानों पर कैंडिडेट एग्जाम में कई तरह की गड़बड़ियों की बात करते रहे, मुद्दे उठाते रहे, अलग अलग जगहों पर प्रोटेस्ट करते रहे। इसके बाद 2021 में कलकत्ता हाईकोर्ट में कैंडिडेट की तरफ से कई याचिकाएं दाखिल की गईं। याचिकाओं में कई तरह के आरोप लगाए गए, जैसे कई कैंडिडेट्स को अपॉइंटमेंट लेटर मिला लेकिन उन्हें ज्वाइनिंग के लिए नहीं बुलाया गया। कई कैंडिडेट्स ऐसे थे जिनकी ज़्यादा रैंक होने के बाद भी उन्हें अपॉइंटमेंट नहीं मिला, जबकि उनके पीछे जो कैंडिडेट्स थे जिनकी रैंक उनसे कम थी, उन्हें अपॉइंटमेंट दे दिया गया। कुछ ऐसे कैंडिडेट्स को अपॉइंटमेंट और ज्वाइनिंग दी गई जो ना तो मेरिट लिस्ट में थे और ना ही वेटिंग लिस्ट में थे। जो कैंडिडेट्स OMR शीट खाली छोड़कर आए थे, उन्हें भी अपॉइंटमेंट और ज्वाइनिंग दी गई। जब इस तरह के दावे करती हुई कई याचिकाएं कलकत्ता हाईकोर्ट के सामने आईं, तो कोर्ट को समझ में आ गया कि दाल में कुछ काला नहीं है, बल्कि पूरी दाल ही काली है। ऐसे में हाईकोर्ट के जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय की सिंगल जज बेंच ने 20 अप्रैल 2022 को CBI को मामले की जांच का आदेश दे दिया। टीएमसी सरकार में हो रहे इतने बड़े घोटाले का जो खुलासा हुआ, उसमें जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय के इस एक फैसले की बड़ी भूमिका है। जैसे ही कोर्ट ने कैश फॉर जॉब स्कैम को CBI जांच का आदेश दिया, पश्चिम बंगाल की टीएमसी सरकार के रोंगटे खड़े हो गए।
यहाँ से ममता सरकार ने जिस तरीके से भ्रष्टाचार पर रिएक्ट किया, जैसे इसे छिपाने का, दबाने का प्रयास किया, जो फैसले किए, उनके आधार पर कहा जा सकता है कि राज्य सरकार शायद इस प्रयास में लगी थी कि भ्रष्टाचार का खुलासा ही ना हो। तो सीबीआई जांच के खिलाफ ममता सरकार सीधे सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि सीबीआई जांच पर रोक लगा दी जाए। कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट की डबल जज की बेंच के पास चाहिए। कलकत्ता हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच के पास राज्य सरकार पहुंची तो उन्हें थोड़ी राहत मिली। डिवीजन बेंच ने सीबीआई जांच के कुछ पहलुओं पर रोक लगा दी और रिटायर्ड जस्टिस रंजीत कुमार बेग की अध्यक्षता में एक 4 सदस्यीय कमेटी बना दी। दोस्तों ध्यान से समझते जाइए, राज्य सरकार की भूमिका को नोटिस करते रहिए। तो हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने कमेटी को ग्रुप सी और ग्रुप डी में जो नॉन टीचिंग स्टाफ के पदों पर भर्तियां हुई थी, उनकी जांच पड़ताल करने का आदेश दे दिया। कोर्ट के आदेश पर बनी कमेटी ने इन्वेस्टिगेशन के दौरान ममता सरकार से एग्जाम की ओरिजिनल ओएमआर शीट मांगी। ममता सरकार ने कहा कि ओएमआर शीट तो हमने फाड़ कर फेंक दी। जी हाँ, चौंकी मत, राज्य सरकार ने यही कहा कि हमने ओएमआर शीट डिस्ट्रॉय कर दी। अब ओएमआर शीट डिस्ट्रॉय या तो फाड़ कर की होगी या फिर जला कर की होगी। ममता सरकार ने इसके पक्ष में तर्क दिया कि नियम कहता है कि 1 साल बाद हम ओरिजिनल ओएमआर शीट फाड़ कर फेंक सकते हैं, इसलिए हमने उसे फाड़ दिया। याद रखिए, नॉन टीचिंग स्टाफ की ओएमआर शीट 1 साल बाद भी फाड़ने की अनुमति नहीं है, लेकिन बंगाल सरकार ने सभी ओएमआर शीट डिस्ट्रॉय कर दी। सवाल है कि क्या ये सीधे सीधे सबूत नष्ट करना नहीं है? रैंकिंग में गड़बड़ियां की गई, जिन्होंने एग्जाम नहीं दिया उन्हें नौकरियां दी गई। इसकी जांच ओएमआर शीट से हो सकती थी, लेकिन WBSSC ने ओएमआर शीट ही फाड़कर फेंक दी। सवाल है कि अब क्या? सबूत तो नष्ट कर दिए। ऐसे में कमेटी ने ओएमआर शीट की स्कैन्ड कॉपी मांगी। WBSSC ने स्कैन्ड कॉपी होने से भी इनकार कर दिया, लेकिन ये जरूर कहा कि न्यासा कंपनी से लाकर दे सकते हैं। न्यासा कम्युनिकेशन प्राइवेट लिमिटेड का नाम याद है ना आपको? ये वही कंपनी है जिसे ओएमआर शीट स्कैन करने और मार्क्स इवेल्युएट करने का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था। मजे की बात यह है कि यह कॉन्ट्रैक्ट अवैध तरीके से दिया गया, और हैरानी की बात यह है कि न्यासा ने भी ये काम खुद नहीं किया, बल्कि किसी और कंपनी को दे दिया। किसे दिया, क्यों दिया, इस पर आगे बात करेंगे। इधर हुआ यह कि बेग कमेटी ने कलकत्ता हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच के सामने एग्जाम में बड़ी गड़बड़ी की बात कही। ऐसे में डिवीजन बेंच ने सीबीआई जांच पर लगी स्टे हटा दी और सीबीआई दोबारा से जांच करने लगी। उम्मीद है कि आप समझ रहे हैं कि ममता सरकार सबूत नष्ट करके भी जांच से बच नहीं पाई। अब ध्यान से इस तस्वीर को देखिए। ये पार्थो चटर्जी हैं, ममता बनर्जी के बहुत करीबी माने जाते हैं। 2014 से लेकर 2021 तक ममता सरकार में यही पार्थो चटर्जी शिक्षा मंत्री थे, यानी पूरा शिक्षा भर्ती घोटाला इन्हीं के शिक्षा मंत्री रहते हुए हुआ। अब इस तस्वीर को देखिए, ये परेश चंद्र अधिकारी हैं। 2021 से 2022 तक ये मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर स्कूल एजुकेशन रहे। 17 मई 2022 को जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय ने पार्थो चटर्जी को आदेश दिया कि वे सीबीआई के सामने पूछताछ के लिए पेश हों। इसके साथ ही कोर्ट ने सीबीआई को परेश चंद्र अधिकारी से भी पूछताछ करने का आदेश दिया, क्योंकि उनके ऊपर एसएससी स्कैम में अपनी बेटी अंकिता अधिकारी को नौकरी देने के आरोप लगे थे, जैसा कि वीडियो की शुरुआत में हमने आपको बताया। अब आप कहेंगे कि किस आधार पर कोर्ट ने ममता सरकार के इतने पावरफुल मंत्री से पूछताछ का आदेश दे दिया? पार्थो चटर्जी शिक्षा मंत्री थे, लेकिन क्या स्कैम से उनका कोई डायरेक्ट कनेक्शन था? देखिए, हुआ यह कि 2017 में शिक्षक भर्ती घोटाले की अपॉइंटमेंट प्रोसेस को देखने के लिए शिक्षा मंत्री पार्थो चटर्जी ने 5 सदस्यों की एक एडवाइजरी काउंसिल बनाई थी, जो कि WBSSC के अधिकारियों के साथ मिलकर काम कर रही थी। हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने जो जस्टिस बेग की अध्यक्षता में कमेटी बनाई थी, उसने अपनी रिपोर्ट में बताया कि एडवाइजरी काउंसिल गैर कानूनी तौर पर बनाई गई थी, क्योंकि नियम ऐसी काउंसिल बनाने की अनुमति नहीं देते। जस्टिस बेग ने अपनी रिपोर्ट में यह भी बताया कि काउंसिल ने पूरी अपॉइंटमेंट प्रोसेस को मैनिपुलेट किया। कैंडिडेट्स की रैंक कम ज़्यादा की गई। जो कैंडिडेट्स TET एग्जाम में फेल हो गए थे उन्हें, और जिन्होंने ब्लैंक OMR शीट जमा की थी उन्हें भी सिलेक्ट किया गया। जस्टिस बेग कमेटी ने यह भी बताया कि पूरे भ्रष्टाचार की देखरेख यही काउंसिल कर रही थी, जिसे ममता बनर्जी के तत्कालीन शिक्षा मंत्री पार्थो चटर्जी ने बनाया था। जस्टिस बेग कमेटी ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि काउंसिल ने तमाम तरह की अनियमितताएं और गड़बड़ियां की, जिससे कि अवैध भर्तियां की जा सकें। सीधे सीधे कहें तो जिन लोगों से पैसे लिए उन्हें नौकरी दिला सकें। दोस्तों, अब ध्यान से समझिए। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक जॉब के बदले एक शख्स से 5 से 15 लाख रुपए तक का कैश लिया गया और राज्य सरकार ने
6000 से ज्यादा अवैध अपॉइंटमेंट की बात तो खुद सुप्रीम कोर्ट में स्वीकार की है। अब देखिए भ्रष्टाचार की ये भर्ती कैसे हो, इसकी पूरी निगरानी काउंसिल कर रही थी, जिसे ममता सरकार के तत्कालीन शिक्षा मंत्री और ममता के बहुत करीबी पार्थो चटर्जी ने बनाया था। इसलिए जांच की सुई चटर्जी की ओर घूम गई। दोस्तों, शिक्षक भर्ती घोटाले में यहां से पैसों की एंट्री होती है और यहीं से सीबीआई के साथ साथ ईडी की भी एंट्री होती है। ईडी की एंट्री लेते ही देश के सामने वे तस्वीरें आई जिन्होंने हर किसी को हैरान कर दिया। 22 जुलाई 2022 को ईडी ने एक साथ पार्थो चटर्जी और अर्पिता मुखर्जी के घर पर रेड डाली। अर्पिता मुखर्जी पार्थो चटर्जी की गर्लफ्रेंड बताई जाती हैं। पार्थो के घर से तो ईडी को कुछ खास नहीं मिला, लेकिन अर्पिता के कोलकाता स्थित घर से लगभग 20 करोड़ रुपए का कैश, विदेशी मुद्रा, सोने की ज्वेलरी और प्रॉपर्टी के कागज ईडी ने जब्त किए। इसके बाद 27 जुलाई 2022 को ईडी ने अर्पिता मुखर्जी के नॉर्थ 24 परगना में स्थित एक और प्रॉपर्टी पर रेड मारी और तब 27.9 करोड़ रुपए का कैश और 5 किलो गोल्ड जब्त किया गया। इस तरह लगभग 50 करोड़ रुपए का कैश और 5 किलो से ज्यादा गोल्ड अर्पिता मुखर्जी के घर से जब्त किया गया। बताया गया कि पार्थो चटर्जी अपने कैश को अपनी कथित गर्लफ्रेंड अर्पिता मुखर्जी के घर पर रखते थे। ईडी और सीबीआई ने संदेह जताया कि ये वही पैसा है जो कैश फॉर जॉब स्कैम में या फिर शिक्षक भर्ती घोटाले में कैंडिडेट से नौकरी देने के बदले लिया गया है। इसके बाद पार्थो चटर्जी और अर्पिता मुखर्जी दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। याद रखिए कि इसके बाद भी सीएम ममता बनर्जी ये स्वीकार करने को तैयार नहीं थी कि उनकी नाक के नीचे इतना बड़ा स्कैम चल रहा था, उनकी सरकार में इतना बड़ा घोटाला हो रहा था। पार्थो चटर्जी की गिरफ्तारी को उन्होंने पॉलिटिकल एंगल देने का प्रयास भी किया। गिरफ्तारी के बाद उन्होंने वही बातें दोहराई जो इंडी गठबंधन के नेता भ्रष्टाचार के मामले में पकड़े जाने पर अक्सर दोहराते दिखाई देते हैं कि ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग किया जा रहा है। लेकिन जब लोगों का सेंटीमेंट और अर्पिता मुखर्जी के दूसरे घर से भी कैश मिला, तब उन्हें पार्थो चटर्जी को मंत्री पद से मजबूरन हटाना पड़ गया। दोनों की गिरफ्तारी के बाद सीबीआई अपनी जांच पड़ताल करती रही। सीबीआई ने जांच की 4 अंतरिम और एक फाइनल रिपोर्ट हाईकोर्ट के सामने पेश की। सीबीआई जांच में जो तथ्य सामने आए उन्हें देखते हुए हाईकोर्ट ने 22 अप्रैल 2024 को सभी 25,753 वैकेंसी को अवैध करार देते हुए रद्द कर दिया। कोर्ट ने इस आदेश के दौरान कहा कि भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह से गैरकानूनी है। इस भ्रष्टाचार को गहराई से समझने के लिए हाईकोर्ट ने अपने फैसले में जो बातें कही उन्हें समझना बहुत जरूरी है। कोर्ट ने अपने फैसले में लिखा, न्यासा नाम की कंपनी को ओएमआर शीट की स्कैनिंग और इवैल्यूएशन के लिए क्लोज टेंडर प्रोसेस से कॉन्ट्रैक्ट दिया गया, जो कि संविधान के आर्टिकल 14 और 16 का उल्लंघन है। मजे की बात यह है, जो कि हमने आपको शुरुआत में भी बताई, कि न्यासा कंपनी ने खुद काम नहीं किया, बल्कि डेटा स्कैन टेक नाम की एक दूसरी कंपनी को अपना काम सौंप दिया। WBSSC ऑफिस में स्कैन टेक कंपनी ने डेटा स्कैन किया, फिर भी WBSSC ने कहा कि वो तो स्कैन टेक को जानती ही नहीं। ये हाईकोर्ट ने कहा है। एसएससी ने ओएमआर शीट फाड़कर फेंक दी, ये कहते हुए कि उसके सर्वर में ओएमआर शीट है, लेकिन सीबीआई को एसएससी के सर्वर में कोई ओएमआर शीट नहीं मिली। जितनी वैकेंसी निकाली गई थी उससे ज़्यादा अपॉइंटमेंट किए गए। याद रखिए, वैकेंसी थी 24,640, जबकि अपॉइंटमेंट किए गए 25,753। जो पैनल में नहीं थे, जिन्होंने ब्लैंक ओएमआर शीट सबमिट की थी, उन कैंडिडेट्स को भी अपॉइंटमेंट दिए गए। जो कैंडिडेट मेरिट में पीछे था उसे सिलेक्ट किया गया, जो आगे था उसे छोड़ दिया गया। एसएससी ने अवैध अपॉइंटमेंट को अकोमोडेट करने के लिए सुपर न्यूमरी पोस्ट क्रिएट करने की अनुमति मांगी थी। ये पोस्ट क्या होती हैं और कैसे इसमें सीएम ममता बनर्जी पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं, इस पर हम बात करेंगे। लेकिन आप याद रखिए कि ये सभी बातें कलकत्ता हाईकोर्ट ने 22 अप्रैल 2024 को उस समय अपने आदेश में लिखी थी, जब कोर्ट ने पूरी भर्ती प्रक्रिया को गैरकानूनी बताते हुए रद्द कर दिया था। इस आदेश के बाद जो उम्मीद थी वही हुआ। सीएम ममता बनर्जी ने हाईकोर्ट के फैसले को स्वीकार नहीं किया, उन्होंने इसे राजनीतिक रंग दे दिया। इस तरह की तमाम बयानबाजी करते हुए सीएम ममता बनर्जी हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट चली गई। इसके पीछे उद्देश्य वही था कि भ्रष्टाचार हुआ है, इसको स्वीकार ही नहीं करना है। शायद इसीलिए, क्योंकि अगर स्वीकार कर लेते तो भर्तियां रद्द करनी पड़ती। अगर भर्तियां रद्द हो जाती तो उन लोगों को क्या जवाब देते जिन्होंने नौकरी के लिए पैसे दिए थे। शायद यही कारण है कि बार बार सरकार इस बात पर अड़ी रही कि भर्तियां रद्द न की जाएं। खैर, सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार की याचिका पर सुनवाई करते हुए 25,753 वैकेंसी को रद्द करने के हाईकोर्ट के फैसले पर स्टे लगा दिया, लेकिन सीबीआई से जांच जारी रखने के लिए कहा। इसके बाद कई दौर की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में हुई। अंत में 3 अप्रैल 2025 को
कोर्ट ने अपने ऑर्डर में हाई कोर्ट के आदेश को सही मानते हुए सभी 25,753 वैकेंसी को गैर कानूनी बताते हुए रद्द कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला देते समय अपने आदेश में जो लिखा वो आपको जरूर जानना चाहिए। कोर्ट ने लिखा कि यह आश्चर्य वाली बात है कि WBSSC ने अपने पास OMR शीट की स्कैन कॉपी नहीं रखी, जबकि न्यासा को रखने की अनुमति दी। CBI की रिपोर्ट बताती है कि WBSSC ने शुरुआत में स्कैन कॉपी अपने पास रखी थी, जिसे बाद में डिलीट किया गया या फिर डिस्ट्रॉय कर दिया गया। कोर्ट कहता है कि इससे समझ आता है कि WBSSC भर्ती प्रक्रिया की गैर कानूनी तरीके अपनाए, जो गड़बड़ियां की गई उन्हें कवर करने का प्रयास किया गया। CBI की रिपोर्ट बताती है कि OMR शीट में जो नंबर हैं और जो नंबर WBSSC ने रिजल्ट जारी करने के लिए इस्तेमाल किए हैं उनमें अंतर है। रिपोर्ट में CBI ने उन ईमेल का भी जिक्र किया है जो कि न्यासा कंपनी के स्टाफ के बीच में एक्सचेंज हुए, जिनमें स्पेसिफिक कैंडिडेट के नंबर बढ़ाने और डेटा मैनिपुलेट करने की बात की जा रही है। ईमेल यह भी दिखाते हैं कि कैंडिडेट्स के नंबर बढ़ाने और डेटा मैनिपुलेट करने के बदले इंडी इन्फो सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी को और ज़्यादा काम देने का वादा किया गया। अब सवाल है कि इंडी इन्फो कंपनी कहां से आ गई। तो देखिए, न्यासा कंपनी में नीलाद्री दास करके एक शख्स थे जो WBSSC के साथ कंपनी की ओर से काम कर रहे थे। बीच में ही नीलाद्री दास ने न्यासा कंपनी छोड़कर अपनी कंपनी बना ली और उन्होंने न्यासा के एक और स्टाफ को साथ लेकर WBSSC के अधिकारियों के साथ साठ-गांठ करके डेटा मैनिपुलेट किया और इसके बदले इनकी नई कंपनी जो कि इंडी इन्फो थी उसे काम देने का वादा WBSSC के अधिकारियों की ओर से किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने लिखा कि WBSSC ने जब कैंडिडेट की लिस्ट अपलोड की तब मार्क्स अपलोड नहीं किए। हाईकोर्ट के आदेश के बाद ही नंबर डिस्प्ले किए गए। ऐसा प्रतीत होता है कि जानबूझकर किया गया, जिससे शक पैदा होता है कि डेटा मैनिपुलेट किया गया। यह भी स्थापित तथ्य है कि कुछ कैंडिडेट्स जिन्होंने एक भी सवाल का जवाब नहीं दिया उन्हें भी नंबर दिए गए और जॉब भी दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने एक और बात को हाईलाइट किया कि WBSSC में जितने कैंडिडेट्स को अपॉइंटमेंट के लिए रिकमेंड किया उससे ज़्यादा को बोर्ड ने अपॉइंटमेंट लेटर इशू किए। इस सूची को देखिए। क्लास 9th और 10th के असिस्टेंट टीचर के लिए WBSSC ने 11,425 कैंडिडेट रिकमेंड किए थे, जबकि बोर्ड ने 12,946 को अपॉइंटमेंट लेटर भेजा। यानी 1,071 कैंडिडेट ऐसे थे जो सिलेक्ट नहीं किए गए थे, फिर भी उन्हें नौकरी दी गई। इसी तरह से क्लास 11th और 12th के असिस्टेंट टीचर की भर्ती के लिए WBSSC ने 5,557 टीचर कैंडिडेट की रिकमेंडेशन की थी, जबकि बोर्ड ने 5,756 कैंडिडेट्स को अपॉइंटमेंट लेटर भेज दिए। यानी 199 ऐसी कैंडिडेट्स को भी नौकरी देने के लिए बुला लिया गया जो सिलेक्ट ही नहीं हुए थे। इसी तरह से ग्रुप सी में WBSSC ने 2,067 कैंडिडेट को रिकमेंड किया, जबकि बोर्ड ने 2,483 कैंडिडेट को अपॉइंटमेंट लेटर भेज दिया। यानी 416 ऐसी कैंडिडेट को भी नौकरी पर बुलाया गया जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ था। ग्रुप डी में 3,881 कैंडिडेट्स को WBSSC ने रिकमेंड किया। बोर्ड ने 4,550 को अपॉइंटमेंट लेटर भेज दिए। यानी 669 ऐसी कैंडिडेट्स को भी अपॉइंटमेंट लेटर भेज दिया गया जो सिलेक्ट नहीं हुए थे। यह तो कुछ भी नहीं है। आगे देखिए, सुप्रीम कोर्ट लिखता है कि जब WBSSC और बोर्ड को आमने सामने खड़ा किया गया तब WBSSC ने कहा कि जिन्हें एक्स्ट्रा कैंडिडेट्स को लेटर भेजे गए उन्हें हमने रिकमेंड नहीं किया था, जबकि बोर्ड ने कहा कि जिन्हें WBSSC ने रिकमेंड किया था उन्हीं को लेटर भेजे गए। हालांकि बाद में दोनों ने कई तरह से इसे डिफेंड करने का प्रयास किया, लेकिन कोर्ट ने उनके हर तर्क को रिजेक्ट कर दिया। कोर्ट ने आगे लिखा कि क्रेडिबल एविडेंस और तथ्य गड़बड़ी दिखा रहे थे। इसके बाद भी शुरुआत में WBSSC ने गैर कानूनी तरीकों को और गड़बड़ियों को कवर अप करने का प्रयास किया। इस कवर अप ने सही और गलत कैंडिडेट्स का पता लगाना और कठिन बना दिया, या फिर कहें कि प्रत्येक चरण में कवर अप के लिए जो छलावा या फिर ड्रेसिंग की गई उसे पता करना लगभग असंभव हो गया। हमारा मानना है कि पूरी चयन प्रक्रिया में गैर कानूनी तरीकों को अपनाया गया। देखिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमारा मानना है कि पूरी चयन प्रक्रिया में गैर कानूनी तरीकों को अपनाया गया, इसलिए जानबूझकर समझौता किया गया। इसके साथ और भी कई बातें लिखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कोलकाता हाई कोर्ट के पूरी भर्ती परीक्षा रद्द करने के आदेश को बरकरार रखा। उम्मीद करते हैं कि अब आप समझ गए कि कैसे हर स्तर पर भ्रष्टाचार के लिए गैर कानूनी तरीके अपनाकर अयोग्य लोगों को भर्ती किया गया।
अब सवाल यह है कि क्या इसके लिए सिर्फ राज्य के शिक्षा मंत्री या फिर WBSSC के वे अधिकारी ही दोषी हैं जिनके ऊपर कार्रवाई की गई? क्या इतने बड़े भ्रष्टाचार के लिए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी दोषी नहीं है, जिनकी नाक के नीचे ये सब खेल वर्षों तक चलता रहा? क्या सीएम ममता बनर्जी उनकी सरकार में हो रहे देश के सबसे बड़े शिक्षा घोटाले से अनजान थी या फिर जानकर उन्होंने ये सब चलने दिया? सवाल ये भी उठ रहे हैं कि सुपर न्यूमेरिक पोस्ट क्रिएट करने का प्रस्ताव तो कैबिनेट से पास हुआ था, जिसकी अध्यक्षता निश्चित तौर पर सीएम ममता बनर्जी ने की होगी। क्यों सीएम ने ऐसा किया, जबकि हाईकोर्ट ने यह बात कही थी कि अवैध तरीके से जो लोग भर्ती किए गए थे उन्हें एडजस्ट करने का ये तरीका भर था। इसलिए सवाल ममता बनर्जी पर भी उठ रहे हैं कि उन्होंने ऐसा क्यों होने दिया। सवाल ये भी है कि अब सीएम ममता बनर्जी ने परेश चंद्र अधिकारी को क्यों टिकट दिया, जिन पर SSC स्कैम के थ्रू अपनी बेटी को भर्ती करने के आरोप लगे थे। पश्चिम बंगाल के शिक्षक भर्ती घोटाले को लेकर आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो हमारे चैनल को फॉलो भी कर लें। जय हिंद।